हे दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 110। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप सबका सपोर्ट और प्यार मिले। अभी तक कहानी में हमने देखा था वेदांश माही और रणवीर के बीच में बहुत ही सुकून से सोया हुआ था। माही और रणवीर ने अपना एक एक हाथ वेदांश के ऊपर ही रखा हुआ था। इस वक्त तीनों ही ऐसे सो रहे थे जैसे एक प्यारी सी फैमिली हो। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने नींद में ही अपना हाथ साइड टेबल पर रखा और फ़ोन पिक करके अपने कान पर लगा दिया। सामने वाले की बात सुनकर रणवीर उठकर बैठ गया और थोड़ा रिलैक्स सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। यही कहकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। अब आगे रणवीर ने एक बार फिर माही और वेदांश की तरफ देखा। दोनों ही ऐसे सुकून से सोते हुए देखकर रणवीर ने स्माइल करते हुए पहले वेदांश के फोरहेड को चूमा और फिर माही के फोरहेड को चूम लिया और दोनों को ही ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया। फिर बेड से उठकर क्लोसेट रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद रणवीर चेंज करके क्लोसेट रूम से बाहर आया और गाड़ी की उठाकर रूम से बाहर निकल गया। मेंशन में सभी लोग सुकून से अपने अपने रूम में सो रहे थे। रणवीर मेंशन में ही पार्किंग एरिया की तरफ आया जहां पर रुद्र और वेदांत दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से टिक कर खड़े हुए उसी का वेट कर रहे थे। रणवीर ने आकर एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा तो वेदांत ने कहा, चले वक्त हो गया है। रणवीर ने हामी सिर हिलाया और गाड़ी का डोर ओपन करके अंदर बैठ गया। एक एक कर तीनों की स्पोर्ट्स कार मेंशन से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक नाइट बार के बाहर आकर रुकी। ये बार सुबह तक खुला रहता था। इस बार की रौनक ही आधी रात को शुरू होती थी। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आए। तीनों ने ही एक नज़र एक तरफ दूसरी तरफ देखा और अपने कदम बार के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर कई शराबी टाइप के लोग अपनी बाहों में लड़कियों की कमर थामे झूमते हुए वहां से निकल रहे थे और कुछ तो अंदर आ रहे थे। अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा रंगीन था और म्यूजिक काफ़ी लाउड था। फ्लोर पर कई लड़कियां और लड़के नशे में धुत एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर झूम रहे थे। तीनों ही खड़े होकर सरसरी निगाहों से किसी को ढूंढ रहे थे। तभी रुद्र ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा। उधर रणवीर और वेदांत की नज़र भी उस तरफ चली गई। अब तीनों ने ही अपने कदम फ्लोर की तरफ बढ़ा दिए। फ्लोर पर एक 27-28 साल का लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में भरे झूम रहा था। उसने अपने एक हाथ में बोतल पकड़ी हुई थी जिसमें से वो बीच बीच में घूंट भी मार रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लिया और वो लड़का नशे में ही गुर्राया, कौन है बे? तभी उसके कान में एक आवाज़ आई, तेरा बाप। इसी के साथ रणवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अभी तक उसकी गर्दन नहीं छोड़ी थी और वो अपनी खतरनाक नजरों से उसे आंखों में देख रहा था। रणवीर को सामने देखकर उस लड़के के आंखें डर से बड़ी हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रणवीर ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, शेर अपना शिकार कहीं भी ढूंढ लेता है। अब चुपचाप बिना किसी एर्गुमेंट के यहाँ से हमारे साथ चल, वरना। कहने के साथ ही रणवीर ने अपनी ब्लेजर से गन निकालकर उसकी कमर पर लगा दी। वहीं रुद्र और वेदांत भी एविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहे थे। वो आदमी समझ गया कि उसने अभी कुछ ज़्यादा ही बहस की तो वाकई में ये साइको इंसान उसे गोली से उड़ा देगा। इसीलिए उसने चुपचाप वहाँ से उसके साथ जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ ही देर बाद रणवीर उसे अपने साथ घसीटते हुए एक कॉरिडोरियर में लेकर आया। इस कॉरिडोरियर में कोई भी मौजूद नहीं था। रणवीर ने उसे पर्स की तरफ धकेल दिया तो वो लड़का जल्दी से पीछे की तरफ खिसकते हुए दीवार से सट कर बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मुझे मारना मत। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों ने ही अपनी गन पॉइंट पर उसे लिया हुआ था। तीनों ने ही एक साथ अपनी गन लोड की। ये देखकर उस आदमी ने पसीने छूटने लगे और उसका गिड़गिड़ाना भी बंद हो गया। तभी उस कॉरिडोर में एक लड़की जो नशे में थी, जब उसने सामने का नज़ारा देखा तो एकदम से चीख पड़ी। सामने का नज़ारा देखकर उसका नशा भी एकदम से रफ्फू चौक्कर हो गया। तभी तीनों ने एक साथ उस लड़की की तरफ देखा। वेदांत ने उस लड़की से कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ अगर मरना नहीं चाहती हो तो। उस लड़की ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से भागने लगी। तभी लड़खड़ाने की वजह से वो औंधे मुंह फर्श पर गिर गई। अब तीनों ही अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। रणवीर ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, ओ गॉड, ये गर्ल्स भी ना इसे जब झेली नहीं जाती तो इतना गटकती क्यों है? रुद्र, जाओ इसकी हेल्प करो। रुद्र ने कहा, तुम भी तो जा सकते हो ना उसकी हेल्प करने के लिए, जब देखो मुझे ही भेजते रहते हो। कहकर रुद्र ने मुंह बना लिया और उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसने जैसे ही उसकी बाहें पकड़कर उसे खड़ा किया, वो लड़की उसके एकदम से लिपट गई और डरते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे जाने दो। उस लड़की ने कि ऐसे रिएक्शन से रुद्र एकदम से सोक्ड रह गया। वहीं वेदांत की तो हंसी ही छूट गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर एक दो पिक रुद्र की उस लड़की के साथ खींच ली। रुद्र ने खा जाने वाली नज़रों से वेदांत को देखा और कहा, वेदांत चुपचाप फोटो डिलीट कर दो वरना पहली गोली तुम्हें ही मारूंगा। वहीं रणवीर ने दोनों को अजीब नज़रों से देखते हुए मन ही मन कहा, बस अब इनकी ही कमी रह गई थी। इन सालों को नौटंकी करने से फुर्सत मिले तो काम पर फोकस करें ना। वहीं वेदांत ने अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, वो तो भूल जाओ, अब तो ये पिक तुम्हें ब्लैकमेल करने के काम आएगी। और वहीं वो लड़की रुद्र से चिपक के ही जा रही थी तो रुद्र ने इरिटेट होकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो जितना कोशिश कर रहा था वो लड़की उतनी ही ज़्यादा उससे चिपक रही थी। अब रुद्र उस पर चिल्लाते हुए बोला, चुपचाप दूर हट रही हो या गन की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में डाल दूं। रुद्र का यह कहना था कि वो लड़की झटके से उससे दूर हो गई और कहा, मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे मारना मत। रुद्र ने कहा, मेरी 3 गिनने तक यहाँ से गायब हो जाओ वरना मेरी
मेरी गोली सीधा तुम्हारे भेजे में हो गई। रुद्र का यह कहना था कि वह लड़की एकदम से 9-2-11 हो गई। तभी रुद्र ने फिर से वेदांत की तरफ देखा और उसी की तरफ बढ़ते हुए कहा, चुपचाप फोटो डिलीट कर, मैं कह रहा हूँ अभी की अभी डिलीट कर, वरना। वेदांत ने एटीट्यूड से कहा, वरना क्या? हाँ, अब तो डिलीट नहीं होगी। तभी रणवीर ने कहा, तुम दोनों झगड़ना बंद करो और काम पर फोकस करो कि नहीं, वरना मैं तुम दोनों को ही गोली मार दूंगा। अब नीचे बैठा आदमी कभी रणवीर को देख रहा था, कभी वेदांत को, तो कभी रुद्र को। उसे जब लगा कि तीनों का ही फोकस उसके ऊपर से हट गया है तो वो चुपचाप वहां से खिसकने के बारे में सोचने लगा। इसलिए वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलकर वहां से जैसे ही निकलने वाला था कि तभी एक फायर की आवाज़ के साथ तुरंत वहीं बैठ गया। अब तीनों ने वापस एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ देखा जो डरा हुआ था, नीचे बैठा हुआ था। वो हकलाते हुए बोला, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या किया? अब रणवीर उसके पास जाकर पंजों के बल बैठ गया और अपना एक हाथ घुटनों पर टिकाते हुए बोला, तुमने क्या किया? तो चलो तुम्हें यही बता देते हैं। तुम्हें याद है कुछ वक्त पहले तुमने एक एक्सीडेंट करवाया था? तो उस आदमी ने कन्फ्यूजन से कहा, एक्सीडेंट? पर मुझे कुछ याद नहीं है। तभी रणवीर ने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी और कहा, अब कुछ याद आया? वो आदमी थर थर कांपते हुए बोला, हाँ याद आ गया मुझे, पर उसमें कोई मरा नहीं था सिवाय उस ट्रक ड्राइवर के। तो रणवीर ने अब खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट उस ट्रक से हुआ था उस गाड़ी में मेरी बीवी बैठी हुई थी जो प्रेग्नेंट है, और अगर वक्त पर मैं उसे बाहर नहीं निकालता तो कुछ भी हो सकता था। अब ये बता कि वो एक्सीडेंट तूने किसके कहने पर करवाया था? वो आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, देखिए मैंने वो काम जरूर करवाया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी गाड़ी थी। मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं रणवीर रॉय कपूर पर हमला करने की सोचूं? अगर मुझे पता होता कि वो गाड़ी तुम्हारी थी तो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं करता। और जिसने मुझसे एक्सीडेंट भी के लिए कहा था, मैं उसका नाम आप लोगों को नहीं बता सकता, वरना वो मुझे भी मार देगा। और उसने मुझे धमकी भी दी है। माना मैं गलत काम करता हूँ, पर मेरी भी खुद की एक फैमिली है और उसने मुझे धमकाया है। अगर मैं उसका नाम आप लोगों को बताता हूँ तो मेरी फैमिली के बारे में सोच लेना, वो उसे ख़त्म कर देगा। रणवीर ने पलटकर वेदांत और रुद्र की तरफ देखा और फिर वापस खड़े होते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने हमें उसका नाम नहीं बताया तो मैं आज जरूर तुम्हें मार दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये तुम सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। रणवीर रॉय कपूर ने खुद उसे प्रोटेक्शन देने की बात कही थी, तो भला अब उस आदमी की को किस बात का डर था? क्योंकि वो जानता था कि रणवीर बहुत ही पावरफुल इंसान है और अगर उसने एक बार कोई कमिटमेंट कर दी है तो वो उसे जरूर पूरी करता है। इसीलिए वो आदमी खड़ा हुआ और सर झुकाते हुए बोला, मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता, क्योंकि जब वो मेरे पास आया था तो उसने अपना नाम मुझे नहीं बताया। उसने मास्क लगाया हुआ था, उसने सिर्फ मुझे गाड़ी का नंबर दिया था और लोकेशन बताई थी ताकि मैं अपने आदमी को भेजकर वह एक्सीडेंट करवा सकूं। तो रुद्र ने पूछा, तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे इस इंसान की पहचान पता चल सके। क्या वो आदमी अकेला था या उसके साथ कोई और था? तभी उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा, हाँ उसके साथ एक लड़की थी और उस आदमी ने एक बार उसका नाम भी लिया था पर याद नहीं आ रहा है। कहकर वो आदमी याद करने की कोशिश करने लगा। तभी रणवीर ने कहा, हाँ याद करो, क्या नाम था उस लड़की का और कैसी दिखती थी वो? तभी वो आदमी याद करते हुए एकदम से बोला, हाँ क्रिस्टी नाम था उसका, और दिखने में वो थोड़ी थोड़ी फॉरेनर जैसी लगती थी। उसने ब्राउन बाल और एकदम गोरी रंग और काफ़ी खूबसूरत थी वो। रणवीर ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा, क्रिस्टी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? लगता है मेरे हाथों से मरने का शौक चढ़ा हुआ है तुम्हें। तभी वेदांत ने उस आदमी से कहा, ठीक है अब तुम जाओ, लेकिन जब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम हमेशा हमसे मिलने के लिए आना होगा, समझे? तो उस आदमी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से निकल गया। रुद्र ने रणवीर से कहा, मुझे नहीं लगता रणवीर की क्रिस्टी अकेले तुम्हें उलझने की कोशिश भी करेगी, और किसी के साथ आई थी वो अस्तव तो वो नहीं हो सकता। अस्तव तो वो हो नहीं सकता क्योंकि अस्तव अभी भी एनजीओ में है और हमारे आदमी उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, और ना ही उसकी हरकतों से कुछ ऐसा लगा कि वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्रिस्टी ने किसे अपना साथी बनाया है और वो किससे हाथ मिलाई है, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। थोड़ा सा स्टोरी में सस्पेंस है, लेकिन उससे पहले आपको लाइक करना होगा, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों करते हैं आप? एक लाइक ही तो करना है, जल्दी से बटन दबाइए, हो गया लाइक में भी कैसी कंजूसी, ना कोई पैसे लगते हैं ना कोई मेहनत लगती है। प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक होते हैं 30-40। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। रणवीर ने अपने गन को पीछे कमर में लगाया और वहाँ से आगे बढ़ गया। वेदांत ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? किसी के होश ठिकाने लगाने और किसी को भी मेरे पीछे नहीं आना, कहकर रणवीर वहाँ से चला गया। रुद्र ने वेदांत से कहा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि वो क्रिस्टी से मिलने गया है? वेदांत ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, और अगर ऐसा है तो क्रिस्टी जरूर अपनी जान से जाएगी, क्योंकि रणवीर इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा जहाँ से रणवीर गया था और फिर कहा,
उसका गुस्सा भी अपनी जगह जायज़ है। उस हादसे में माही और उसके होने वाले बच्चे के को कुछ भी हो सकता था। अगर रणवीर की जगह मैं होता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पर रणवीर क्रिस्टी को अभी मारेगा नहीं, उसे सिर्फ धमकाने गया है, क्योंकि क्रिस्टी सिर्फ एक मोहरा है। अगर रणवीर ने क्रिस्टी को मार दिया तो हम उस इंसान तक कैसे पहुंचेंगे जिसे ये सब करवाया है। कुछ देर बाद रणवीर की गाड़ी एक विला के मेन गेट के आगे आकर रुकी। रणवीर ने गेट खोलने के लिए पहले ही तो कई बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। तभी वॉचमैन उसके पास आया। उसने जब पूछा तो रणवीर ने कहा, चुपचाप गेट ओपन करो। तो वॉचमैन ने कहा, जब तक मैम हमें इसकी परमिशन नहीं देती है हम गेट नहीं खोल सकते। रणवीर ने एक खतरनाक नज़र से उसे देखा और फिर अजीब सी हंसी के साथ कहा, तो तुम गेट नहीं खोलोगे है ना। रणवीर की नज़र को देखकर वॉचमैन डर गया और डर कर पीछे हो गया। वो समझ गया था कि इस आदमी के इरादे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रणवीर ने अपनी गाड़ी को बैक लेना शुरू कर दिया और सीधा गेट के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। धीरे धीरे रणवीर अपनी गाड़ी और पीछे की तरफ ले रहा था। वॉचमैन को लगा कि शायद ये आदमी वापस जा रहा है, लेकिन तभी रणवीर ने फुल स्पीड से गाड़ी आगे की तरफ की और एक तेज आवाज़ के साथ उस गेट को तोड़कर अंदर चला गया। वॉचमैन शॉक्ड नज़रों से उसे ये सब देखता ही रह गया। रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने कदम विला के अंदर जाने के लिए बढ़ा दिए। अंदर खड़े गार्ड्स ने तुरंत ही अपनी पोजीशन ले ली। इससे पहले कि वो रणवीर पर फायर कर पाता, रणवीर ने अपनी कमर में लगी हुई गन को बाहर निकाला और लोड करके एक एक करके उन पर फायर करना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो सभी गार्ड जमीन पर ढेर हो गए। मेन एंट्रेंस पर आकर रणवीर ने एक जोर की लात दरवाजे पर मारी। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। रणवीर के सिर पर इस वक्त जैसे खून सवार था। इस वक्त वो पूरी तरह से डेविल के अवतार में नजर आ रहा था। इसीलिए उसने उलझने का मतलब था सीधा सीधा अपनी मौत को बुलाना। विला के अंदर जाकर उसने चारों तरफ नजर घुमाई, उस जगह का जायजा लिया। तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई जहां पर क्रिस्टी खड़ी हुई उसे ही घूर रही थी। इस वक्त उसने एक शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी। दरअसल बाहर इतना शोरगुल सुनकर उसकी नींद खुल गई थी, इसीलिए वो अपने रूम से बाहर आ गई, ये चेक करने के लिए कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। लेकिन जब उसने नीचे हॉल में रणवीर को खड़ा हुआ देखा तो उसे समझते देरी नहीं लगी कि रणवीर इधर क्यों आया है। वो एक एक सीढ़ियां उतरते हुए उसे बोली, इतनी रात को यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ रणवीर, और मेरे घर पर आकर ये क्या तमाशा क्रिएट किया हुआ है तुमने। रणवीर ने उसे जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा, तमाशा तो तुम्हारा मैं अब क्रिस्टी करूंगा। क्रिस्टी, तुम अपनी हरकतें से कभी बात नहीं आती, हद पार कर रही हो तुम, पर चिंता मत करो, तुम जैसू को अपनी हदों में वापस लाना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्रिस्टी अब तक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधते हुए कातिलाना स्माइल के साथ बोली, मैंने तो तुम्हारे साथ हर हद पार करने की कोशिश की थी और तुम वो हद पार करना ही नहीं चाहते थे, पर फिलहाल तुम किस हद की बात कर रहे हो रणवीर। क्रिस्टी की बात सुनकर रणवीर ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और अपने सामने करते हुए कहा, अभी बताता हूँ क्रिस्टी कि मैं किस हद के बारे में बात कर रहा हूँ। कहने के साथ ही रणवीर ने क्रिस्टी को सोफे की तरफ धकेल दिया। क्रिस्टी ने मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसने पलटकर रणवीर की तरफ देखा। इससे पहले कि वो रणवीर से कुछ कहती, रणवीर उसके पास आ गया और उसे अपना एक पैर सोफे पर टिकाते हुए क्रिस्टी के बालों को एक बार फिर से पकड़कर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, हाँ तो क्रिस्टी, क्या सोचकर तुमने मेरी गाड़ी पर हमला करवाया था। रणवीर की बात सुनकर क्रिस्टी एकदम से सकपका गई और वो हकलाते हुए बोली, गाड़ी पर हमला? कौन सी गाड़ी पर हमला? मैंने कोई हमला नहीं करवाया रणवीर। रणवीर ने उसके फोरहेड पर गन रखते हुए कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कम है, तो चलो तुम्हें याद दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। कहने के साथ ही रणवीर ने क्रिस्टी को फर्श पर धकेल दिया और खुद किसी किंग की तरह सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। क्रिस्टी डरी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। उसने रणवीर को कभी इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। आज तो उसे रणवीर किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आप आज की स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कुछ नए दोस्त जोड़ सके। आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि कल हमने छोटा एपिसोड बनाया था, तो कुछ कमेंट्स आए थे कि दी कल का एपिसोड बड़े बनाना, इसीलिए आज हम थोड़ा सा बड़ा एपिसोड बना रहे हैं। क्रिस्टी की बात सुनकर रणवीर ने उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अभी बताता हूँ क्रिस्टी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ तो अब बताओ, किसके साथ मिलकर तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो क्रिस्टी, सच सच बताना, क्योंकि तुम्हारा एक झूठ तुम्हारी मौत के सारे दरवाजे खोल देगा। रणवीर ने उसे वार्न करते हुए कहा। क्रिस्टी पर्स से उठकर खड़ी हो गई और उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो रणवीर, मैं भला किसके साथ हाथ मिलाऊंगी, और जिसके साथ मैं थी उसे तो तुमने कैद किया हुआ है। क्रिस्टी की बात सुनकर रणवीर कुछ देर तक तो उसे बिना किसी भाव के देखता रहा, फिर उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए कहा, लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुकी हो, ठीक है मैं तुम्हें इस बोरिंग लाइफ से फ्री कर देता हूँ। कहकर रणवीर ने जैसे ही गन लोड की, क्रिस्टी एकदम से कांपती हुई आवाज में बोली, देखो रणवीर, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी के साथ मिली हुई नहीं हूँ और मैं तो सिर्फ अस्ताव के बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जो बचा है उसे तो मुझे संभालना है ना। तभी रणवीर ने उस गन को अपनी फोरहेड से रगड़ते हुए कहा, हाँ याद आया, अस्ताव का बचा कुचा बिजनेस तो अब भी तुम्हारे अंडर है ना। फिर रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्रिस्टी के चारों तरफ घूमते हुए कहा, एक काम करता हूँ क्रिस्टी, तुम्हारी जान पहले नहीं लूंगा, पहले उस बिजनेस को तुमसे छीन लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि तुम किसके सहारे सर्वाइव करती हो।
क्योंकि उस हिसाब से तो तुम सड़क पर आ जाओगी ना। कृष्टि एकदम से बौखला गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कृष्टि ने रणवीर की बाहें पकड़कर कहा, देखो तुम मुझे उस गुनाह की सजा दे रहे हो जो मैंने किया ही नहीं है। कृष्टि ने रणवीर को ऐसे छूने से रणवीर की आंखें सख्त हो गई। माही के अलावा कोई भी दूसरी लड़की उसे छुए रणवीर को बर्दाश्त नहीं होता था। उसने झटके से अपनी बाह कृष्टि के हाथ से छुड़ाई और उसका गले पर अपनी गन लगाते हुए कहा, तुम्हारी आदत बड़ी गंदी है कृष्टि, मर्दों के बार बार चिपकने की, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे मेरी बीवी के अलावा कोई दूसरी औरत ऐसे छुए। आइंदा से तुमने ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारा हाथ भी तोड़ कर फेंक दूंगा। ये मत सोचना कि रणवीर अगर औरतों पर हाथ नहीं उठाता है तो उन्हें कोई सजा भी नहीं देता है। और हाँ, 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। उस इंसान का नाम या तो मुझे बता देना, वरना सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाना, और उसका नाम तो फिर मैं अपने तरीके से पता कर ही लूंगा। कहकर रणवीर ने उसे एक डेंजर लुक दिया और वहां से निकल गया। कृष्टि अपने सीने पर हाथ रखे सोफे पर धम से बैठ गई। वो तो अभी भी थर थर कांप रही थी। अब वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी, क्योंकि वो जिसके भी खिलाफ जाती वो इंसान उसे जान से मार ही देता। कृष्टि ने जल्दी से सामने टेबल पर रखे हुए जग में से पानी का गिलास में डाला और एक ही सांस में उसे गिलास को खाली कर दिया, और फिर अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए बोली, क्या करूं मैं? अब मैं दोनों की तरफ से फंस चुकी हूँ, लेकिन मैं बॉस के खिलाफ भी नहीं जा सकती। कुछ करना होगा मुझे। हाँ, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। रणवीर चाहता तो कृष्टि को आज ही खत्म कर सकता था, लेकिन कृष्टि ही वो इंसान थी जिसके जरिए रणवीर उसे इंसान तक पहुंच सकता था, जो उसकी पीठ पीछे वार कर रहा था, और रणवीर को अपने उसे छुपे हुए दुश्मन को ढूंढकर निकालना था। इसीलिए रणवीर ने कृष्टि को सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया। वेदांत जब घर लौटकर आया उस वक्त सुबह होने को थी। वेदांत जैसे ही अपने रूम में आया, उसकी नजर बेड पर अस्त व्यस्त हाल में सो रही प्रिया पर गई, जो बड़े ही सुकून से किसी छोटे बच्चे की तरह फैलकर सोई हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा दुनिया जहाँ की फिक्र छोड़कर निश्चित होकर सो रहा हो। वैसे ही सुकून प्रिया के फेस पर भी थी। वेदांत ने प्रिया को ऐसे सोते हुए देखकर अपना सिर नामे हिलाया और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। वेदांत खुद भी बहुत थका हुआ था, लेकिन प्रिया को ऐसे सुकून से सोता देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने किसी तरह से प्रिया को सही ढंग से सुलाया और अपने कपड़े चेंज करके उसके बगल में आकर लेट गया। वेदांत ने प्रिया को खींचकर अपने ऊपर कर लिया और प्रिया भी अच्छे से एडजस्ट होकर वेदांत की गर्दन में मुंह छुपाकर सो गई। अगर वो इस वक्त जाग रही होती तो जरूर वो वेदांत के पास तो बिल्कुल नहीं सोती, क्योंकि वो अभी भी वेदांत पर गुस्सा हो रही थी। रात की बात याद करके वेदांत को बड़ी हंसी आ रही थी। प्रिया अक्सर ऐसे ही बच्चों की तरह जिद करती थी और अपनी गलती मानने के बजाय सारी गलती का ठीकरा वेदांत के सिर पर फोड़ देती थी। हालांकि वेदांत उसे बहुत डांटता था, लेकिन उसे प्रिया की ऐसी हरकतें पर प्यार भी बहुत आता था। उसने प्यार से प्रिया के बालों को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसे भी सुकून की नींद आ गई। सुबह वेदांत के रोने की आवाज़ सुनकर माही की नींद खुली। माही ने जल्दी से उठकर वेदांत को अपनी गोद में लिया। फिर उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो उसे रणवीर कहीं नजर नहीं आया। इसका मतलब रणवीर रात पर घर नहीं आ लौटा था। माही ने खुद से ही कहा, ये रणवीर बिना पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी मुझे बिना बताए। आने दो, बताती हूँ मैं इनको। जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हैं, माही ने झल्लाते हुए कहा। वेदांत को इस वक्त भूख लगी थी, इसलिए माही ने उसे अपनी गोद में उठाया और प्रिया को देने के लिए प्रिया के रूम की तरफ चली गई। वेदांत अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। प्रिया उठकर शावर लेकर रेडी हो गई थी। वो भी वेदांत को लेने के लिए ही माही के रूम की तरफ आ ही रही थी। माही को सामने से आते देखकर प्रिया ने जल्दी से आकर वेदांत को अपनी गोद में लिया। वेदांत अभी भी सो रहा था। माही ने कहा, अब जल्दी से इसे फीड करवा दो, भूखा होगा ना, रात भर तुझसे दूर रहा है। प्रिया ने प्यार से अपने बच्चे को देखते हुए कहा, ओम मेरा बेबी, मम्मा और डैडी की लड़ाई में बेचारा बच्चे को भी परेशान होना पड़ता है। तो माही ने पूछा, तुम दोनों की सुलह हुई कि नहीं? तुमने वेदांत को मना लिया ना? तो प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्यों मनाऊं, गलती उसकी थी, मेरी थोड़ी है। तो माही ने हैरानी से कहा, प्रिया तुमने वेदांत की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था ना कि वेदांत ने, तो तुम्हें उसे मनाना चाहिए था। तो प्रिया ने कहा, माही तुम नहीं जानती हो, अगर हस्बैंड के सामने ज्यादा अपनी गलती मानो ना तो ये सिर चढ़ जाते हैं। इसीलिए एक बीवी का फर्ज बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी गलती मत मानो, तभी ये सही रहते हैं। प्रिया भले ही माही से ऐसे कह रही थी, पर अंदर ही अंदर वो भी चाहती थी कि वेदांत और उसकी सुलह हो जाए, क्योंकि वेदांत की बात किए बिना वो भी नहीं रह सकती थी। माही ने अपना माथा पीटते हुए कहा, प्रिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे भी शावर लेना है। कहकर माही वहां से चली गई। प्रिया ने प्यार से वेदांत को गाल पर किस किया और कहा, चलो मेरे बेटू को भूख लगी है ना, मम्मा अभी बेटू को दूध पिला देगी। और ठीक है, प्रिया उसे लेकर अपने रूम में आ गई। शावर लेने के बाद माही मिरर के आगे खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगी। माही का छठा महीना शुरू हो चुका था। अब तो माही का टमी भी नजर आने लगा था। माही बार बार मिरर में देखते हुए अपनी टमी को देख रही थी और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी उसने अपनी टमी पर 2 हाथ और टच हुए। माही ने मिरर से ही अपने पीछे खड़े रणवीर की अक्स देखा, जो कुछ देर पहले ही रूम में आया था। माही को मिरर के सामने खड़े होकर अपनी टमी को देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया। रणवीर उसके गले में अपनी चेहरा छुपाते हुए अपने दोनों हाथ माही की टमी पर रखते हुए खड़ा था। रणवीर ने उसे किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माई लवली वाइफ, वैसे दिन पर दिन बहुत क्यूट होती जा रही हो तुम। रणवीर ने माही के फूले हुए गालों को पिंच करते हुए कहा। तो माही ने भी स्माइल करते हुए कहा,
तुम्हारे बेबी का कमाल है, इसकी क्यूटनेस मुझ पर छा रही है। तो रणवीर ने पलट कर माही को अपने सामने करते हुए कहा, रोंग, तुम्हारी क्यूटनेस हमारे बेबी को मिली है, तुम्हारी क्यूटनेस हमारे बेबी को मिली है। फिर माही ने चिक्स पर किस करते हुए कहा, वैसे ये भी सही है कि जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो ना, दिन पर दिन तुम चब्बो होती जा रही हो, और तुम्हारी ये गोल मटोल गाल, जिन्हें देखकर हर वक्त मुझे इन्हें बाइट करने का मन करता है। कहने के साथ ही रणवीर ने दूसरी गाल पर हल्का सा बाइट कर दिया। रणवीर, तुम हमेशा मुझे बाइट क्यों करते रहते हो? माही ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। रणवीर ने हंसते हुए माही को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, फिलहाल तो मुझे ये कश्मीरी सेब की तरह लग रहे हैं, वेरी टेस्टी। तभी माही ने मुंह से एकदम से हल्की सी आ निकली। इसी के साथ माही ने अपनी टमी पर अपना हाथ रख लिया। रणवीर ने थोड़े हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो रहा है? तो माही ने स्माइल करते हुए कहा, दर्द नहीं हो रहा है रणवीर, बेबी ने किक करना शुरू कर दिया है। कहकर उसने रणवीर का हाथ अपनी टमी पर रखा। तभी बेबी ने एक बार फिर से मूव किया, जिसे महसूस कर रणवीर के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह घुटनों के बल माही की टमी के सामने ही बैठ गया और अपने कान माही की टमी पर लगाते हुए कहा, बेबी एक बार और मुझे तुम्हें फील करना है। अब बच्चे ने भी अपने डैड की विश पूरी की और एक किक जोर से लगाई, जिससे रणवीर में पर्स पर गिरने की एक्टिंग करते हुए कहा, आउच यार, तुम तो बड़ी जोर से किक करते हो, पक्का मुझ पर ही जाने वाले हो। तो दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। माही ने हंसते हुए रणवीर से कहा, रणवीर ड्रामा करना बंद करो। तो रणवीर ने बनावटी हैरानी के साथ कहा, अरे मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है, मेरा बेबी मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, देख लेना। कहकर रणवीर ने प्यार से माही की टमी को किस कर लिया। फिर खड़े होकर माही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं हमेशा से ही इस पल को फील करना चाहता था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता माही कि मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। वाकई में ये पल दुनिया के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है। माही ने भी रणवीर के सीने पर सिर रखते हुए कहा, तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है रणवीर। मैं भी कहीं ना कहीं फील करती थी कि मेरी प्रेगनेंसी टाइम में तुम मेरे पास रहो, मेरे सारे नखरे उठाओ, मेरी केयर करो। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने माही के फोरहेड पर किस किया और अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया। तभी माही को याद आया कि उसे तो रणवीर से कुछ बात करनी थी, इसीलिए वो सोफे पर ही बैठकर रणवीर के रूम में आने का वेट करने लगी। रणवीर ने कुछ देर फोन पर बात की और वापस रूम में आकर जैसे ही गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने लगा, माही ने उसे रोकते हुए कहा, रणवीर मुझे तुमसे बात करनी है। और ये क्या, तुम अभी तो आए थे और अभी वापस आ रहे हो? तो रणवीर डोर को ओपन करने वाला था, उसने पलटकर माही की तरफ देखा। रणवीर दोबारा माही के पास आया और कहा, बोलो क्या बात करनी है? माही ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, कल रात में तुम अचानक गायब हो गए थे और अब सुबह आए हो और वापस चले, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ रणवीर, कोई परेशानी है क्या? माही की बात सुनकर रणवीर की फेस एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के लिए चेंज हुई, पर जल्द ही उसने अपने फेस एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी ऑफिस से काम है, इसी वजह से जा रहा हूँ। माही ने हैरानी से कहा, रात को ऑफिस का कौन सा काम आता है? रणवीर तुम सच सच बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? रणवीर ने माही को सोफे पर बैठाते हुए कहा, मेरी जान, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड खुद और लोगों को परेशानी की वजह बना हुआ है, उसे भला क्या परेशानी होगी? तुम कुछ मत सोचो, बस मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, ठीक है? कहकर रणवीर ने माही के फोरहेड पर किस किया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। उसे पता था कि अगर वो कुछ देर और रूम में रुका तो माही फिर से अपने सवालों के जवाब शुरू कर देगी। वहीं माही ने रणवीर को जाते हुए देखा और थोड़ा सा परेशान होते हुए खुद से ही कहा, पता नहीं रणवीर, मुझे क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर माही ने हाथ जोड़कर अपनी आंख बंद करते हुए कहा, प्लीज़ भगवान जी, इस बार कोई अनहोनी मत होने देना, मेरे परिवार पर ऐसा हाथ बनाए रखना। वहीं रणवीर की गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी। रणवीर गाड़ी में ही बैठे हुए किसी का वेट कर रहा था। तभी गाड़ी का फ्रंट सीट का डोर ओपन करके अविनाश, जो रणवीर का असिस्टेंट था, अंदर बैठते हुए बोला, सर, जिस इन्फॉर्मेशन लाने के लिए आपने मुझे कहा था वो मिल गई है। फिर उसने एक टेप आगे बढ़ाते हुए कहा, आपका शक बिल्कुल सही था, आपके जाने के बाद ही क्रिस्टी अपनी गाड़ी लेकर किसी से मिलने गई थी। हमारे आदमी ने उसे अपनी पूरी नज़र बनाई हुई थी। ये देखिए। रणवीर ने टेप में चल रही एक वीडियो देखी, जिसे उसकी आंखों के बहाव गहरे हो गए। दरअसल रणवीर के ही किसी आदमी ने क्रिस्टी की ये वीडियो बनाई थी। क्रिस्टी एक सुनसान जगह पर बने हुए खंडर में किसी से मिलने गई थी। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, इसीलिए वो जिस इंसान से मिलने गई थी उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर क्रिस्टी उसमें पूरी तरह से क्लियर नजर आ रही थी। रणवीर ने टेप अविनाश की तरफ बढ़ाते हुए गया, अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर जोर से मारा और कहा, आई कैन इट। वो कुछ ना कुछ चालाकी कर ही रही है। फिर उसने अविनाश की तरफ देखा और कहा, हमारे आदमी से कहो उस पर पूरी नज़र बनाए रखे, क्योंकि इसी के जरिए हम उस छुपे हुए दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। अब तुम जाओ यहाँ से। अविनाश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर निकला। रणवीर भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जाने ही वाला था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर ने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो कोई अननोन नंबर शो हो रहा था, जिसे देखकर रणवीर की वहीं सिकुड़ गई। उसने फ़ोन को पिक करके अपने कान पे लगा लिया और सामने से किसी को हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रणवीर की आंखें छोटी हो गई। रणवीर ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे अपनी हंसी की आवाज़ सुनाने के लिए फ़ोन किया है, और अगर तुम्हारा हंसना हो चुका हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और मुझे क्यों याद किया? रणवीर की बात सुनकर सामने वाले ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, रणवीर, आज भी तुम्हारा गुस्सा वैसा ही है,
वैसे मुझे पता चला है कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो मुझ तक पहुंचने की। अब रणवीर समझ गया कि वो वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा है। रणवीर ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल, मैं ऐसे बुज़दिल इंसान से मिलना चाहता हूँ जो मेरे सामने आकर मुझसे नज़र से नज़र मिलाकर मेरा सामना नहीं कर सकता, लेकिन कायरों की तरह मेरे पीठ के पीछे वार जरूर कर सकता है। रणवीर की बात सुनकर वो आदमी एकदम से गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, वक्त आने पर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी तुम्हारे सीने पर वार करूंगा रणवीर। बस कुछ वक्त का इंतजार कर लो, क्योंकि तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों से ही होनी है। तो रणवीर ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मेरी आंखों के सामने आओ और आंखों में आंखें डालकर मुझ पर वार कर सको। शायद तुम्हें काफ़ी हिम्मत इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है मेरे सामने आने के लिए, है ना? रणवीर की बात सुनकर वो आदमी कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, तो मिलता हूँ तुमसे 2 दिन बाद। आखिर तुमसे कुछ पुराने हिसाब किताब भी चुकता करने हैं। मिलने की जगह मैं तुम्हें बता दूंगा, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर ने कुछ पल तक अब फोन को देखा और अपनी साइड की सीट पर फेंकते हुए बोला, मुझे भी इंतजार रहेगा तुमसे मिलने का, बट आई स्वेयर वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कहने के साथ ही रणवीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रणवीर अपने केबिन में अपनी चेयर के बैक पर सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर पर किसी ने नॉक किया। रणवीर ने बिना आंखें खोले ही कहा, कम इन। तभी केबिन का डोर ओपन कर अविनाश अंदर आया और अविनाश थोड़ा परेशान होकर बोला, सर वो। रणवीर ने अपनी आंखें खोलकर अविनाश की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? अविनाश ने कहा, सर वो नीचे क्रिस्टी ने हंगामा मचाया हुआ है और वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। अविनाश की बात सुनकर रणवीर के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, उसे भेजो। उसे फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अविनाश रूम से बाहर चला गया। अब मुझसे उलझने की कोशिश करोगी क्रिस्टी तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। तुम्हें क्या लगा था रणवीर तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? अब भूल जाओ और भुगतो। रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ कहा, मेरे जीने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूँ। तभी रूम का डोर ओपन कर क्रिस्टी अंदर आ गई और वो रणवीर पर भड़कते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो रणवीर? बिना किसी गलती के तुम मुझे सजा दे रहे हो। तुमने पहले ही तो सब कुछ छीन लिया है ना आस्तव का, अब इस बिजनेस को भी तुमने अपने अंडर ले लिया। रणवीर जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था, वो बिना क्रिस्टी की तरफ बिना देखे धीरे से मगर सर्द आवाज में बोला, आवाज नीचे क्रिस्टी। रणवीर ने ये बात कुछ इस लहजे में कही थी कि कुछ पल के लिए तो क्रिस्टी अपनी जगह पर जम सी गई। रणवीर ने अपनी आंखें खोलकर कुछ देर तक तो क्रिस्टी को बिना किसी भाव के देखा और फिर अपनी चेयर से खड़े होते हुए एकदम से उसके पास आकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसके बैठने का तरीका कुछ इस तरह का था कि उसने एक पैर हवा में लटकाया हुआ था और दूसरा पैर पर्स को छू रहा था। वो बिना क्रिस्टी की तरफ देखे अपनी डेस्क पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, तो तुम इतना क्यों बौखला रही हो? जो कुछ था वो अस्तव चौहान का था ना, तुम्हारा तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है? रणवीर की बात सुनकर क्रिस्टी एकदम से हड़बड़ा गई और अपनी नजरें चुराने लगी। रणवीर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, है ना? तुम अस्तव के पूरे बिजनेस को अपने नाम ट्रांसफर करवाने वाली थी, है ना? तुम्हें अस्तव की कोई फिक्र नहीं थी? तो क्रिस्टी ने शक पकाते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब है? ये बात मैं जानूं या फिर अस्तव? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो रणवीर जो अपने एक हाथ से पेपर वेट को घुमा रहा था एकदम से उसे रोक दिया और क्रिस्टी के सामने पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होकर बोला, मेरा लेना देना है क्योंकि अस्तव मेरी कैद में है, इसीलिए उससे जुड़ा हर मामले मेरे अंडर आते हैं और मैं उस बिजनेस को भी अपने अंडर नहीं लेता अगर तुम सही ढंग से रहती तो। लेकिन तुम अपनी चालबाजियों पर उतर गई हो और मेरे ही किसी गुमनाम दुश्मन से जाकर हाथ मिला लिया है। क्रिस्टी की तो बोलती बंद हो गई। उसे भी समझ नहीं आया कि वो रणवीर के सवालों का क्या जवाब दे। रणवीर ने जब देखा कि क्रिस्टी के पास अब कोई जवाब नहीं रह गया है तो उसने कहा, ठीक है, अब तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो यहाँ से जा सकती हो। क्रिस्टी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा और कहा, गेम बहुत अच्छा खेल रही हो तुम, लेकिन बंदा गलत चुन लिया। मुझसे चालाकी करना चाहती हो? रणवीर रॉय कपूर से। फिर रणवीर ने अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज किया और फ़ोन वापस अपनी टेबल पर रख दिया। तो दोस्तों, इतनी प्यारी और इतनी मज़ेदार कहानी मैंने आपको सुनाई, क्या आप एक लाइक भी नहीं कर सकते? और मैं देख रही हूँ आपने अभी तक कहानी तो आप पूरी सुन रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ जाएगी और आपकी प्यार और सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। दूसरा दिन कपूर मैंशन। रणवीर नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकला ही था कि उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर रणवीर के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया, जिसे माही ने नोटिस किया। माही जो रणवीर से कुछ बात करने के लिए उसके पास आ रही थी, जब उसने देखा कि किसी का मैसेज आने पर रणवीर थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं तो उसके कदम वहीं रुक गए।
रणवीर के फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में रखा और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया माही ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। रणवीर, 1 मिनट रुको। रणवीर ने पीछे पलटकर माही की तरफ देखा और सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, बोलो माही, क्या हुआ? माही रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, रणवीर, सब कुछ ठीक तो है ना? रणवीर माही को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो इस्तेमाल करते हुए बोला, हाँ सब कुछ ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तुम 1 मिनट रुको, कहकर माही मंदिर की तरफ चली गई। माही ने उसे जाते हुए देखा, रणवीर ने उसे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी में नहीं देख सकता माही, इसीलिए तुम्हें हर परेशानी से दूर रखना चाहता हूँ। तब तक माही रणवीर के पास आ गई, उसके हाथ में एक धागा था। माही ने रणवीर से कहा, अपना हाथ आगे करो। तो रणवीर ने पूछा, ये क्या है माही? माही ने कहा, मैंने कहा ना, हाथ आगे करो, ये रक्षा सूत्र है, भगवान जी का आशीर्वाद, ये तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाएगा। तो रणवीर ने हंसते हुए कहा, आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस। माही ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, पर मैं विश्वास करती हूँ, मेरे लिए प्लीज़ इसे बांध लो। तो रणवीर ने कहा, ओके फाइन, बांध दो इसे। माही ने उसका कलाई को रणवीर के हाथ पर बांधते हुए कहा, माही ने उस कलावा को रणवीर के हाथ पर बांधते हुए कहा, अब मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी कि तुम सेफ हो। तुम्हें पता है, भगवान जी तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेंगे, भगवान जी तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। कलावा की नोट बांधने के साथ माही ने रणवीर की तरफ देखा और कहा, अपना ख्याल रखना और रात को घर आने में ज़्यादा देरी मत करना, मुझे बहुत चिंता होती है तुम्हारी। रणवीर ने प्यार से माही के गाल पर हाथ रखा और उसकी फोरहेड पर किस करते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, और भी कुछ कहना है तुम्हें? माही ने स्माइल करते हुए अपना सिर नामे हिलाया। तो रणवीर ने अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर बाहर जाते हुए माही को एक बार फिर से अपने दिल के अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे रणवीर उसे बहुत दूर जा रहा है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, प्लीज़ भगवान जी, मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें मुझसे कभी दूर मत करना। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद रणवीर ने एक नंबर डायल किया। सामने से कॉल पिक करते ही रणवीर ने अपनी कठोर आवाज़ में कहा, अब बोलो, क्या कहना है? फ़ोन की दूसरी तरफ वही शख्स था जिसने पहले रणवीर को कॉल किया था। रणवीर, मैंने तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर दिया है, अगर तुम वाकई में शेर दिल हो तो अकेले आओ मुझसे मिलने, ना कि अपनी फ़ौज के साथ। तो रणवीर ने भी एटीट्यूड से जवाब दिया, शेर को कभी भी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तुम्हारी इतनी इच्छा है मुझे अकेले में मिलने की, तो मैं इसे ज़रूर पूरी करूँगा। आखिर तुम्हारी ये आखिरी विश तो पूरी कर सकता हूँ। मिलता हूँ कल तुम्हारे ही दिए एड्रेस पर, कहकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। एनजीओ में वेदांत गाड़ी में ही खड़ा हुआ अस्तव के आने का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में अस्तव उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कहो क्यों मिलने आए हो मुझसे? वेदांत ने अस्तव की तरफ देखा। अस्तव के चेहरे पर जो हमेशा ही एक घमंड और एटीट्यूड नजर आता था, वो अब कहीं खोसा गया था। तो सिर्फ एक खालीपन। कुछ देर चुप रहने के बाद वेदांत ने पूछा, मुझे क्रिस्टी के बारे में तुमसे जानना है। तो अस्तव ने क्रिस्टी का जिक्र सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्रिस्टी के बारे में तुम्हें मुझसे क्या जानना है? वेदांत ने अस्तव को क्रिस्टी के बारे में सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर अस्तव के फेस पर एक नफरत भरी स्माइल आ गई और कहा, यह औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। फिर उसने वेदांत की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, क्रिस्टी सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। वेदांत ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन? ये क्या तुम उसे जानते हो? अस्तव ने हामी सिर हिलाया और कहा, उसी के कहने पर क्रिस्टी मुझे लेने के लिए एनजीओ आई थी, लेकिन मैं अब उस दुनिया को पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे किए कर्मों का फल मेरी बहन को चुकाना पड़े। तभी अस्तव ने वेदांत से पूछा, पीहू कैसी है? वो ठीक है ना? तो वेदांत सवाल करते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वो हमारे घर पर ही है और पूरी तरह से सेफ है। वेदांत की बात सुनकर अस्तव ने एक राहत की सांस ली और फिर सवाल के साथ कहा, रणवीर वाकई में अपने वादे का पक्का है, अब मुझसे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि पीहू अब तुम लोगों के पास सुरक्षित रहेगी। फिर उसने वेदांत से कहा, वेदांत, ये वही लोग हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था कि वो पीहू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वेदांत ने पूछा, क्या तुम उस इंसान के बारे में कुछ जानते हो? अगर जानते हो तो हमें बताओ अस्तव। अस्तव ने हामी सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे करके वेदांत को सब कुछ बता दिया। जिसे जैसे अस्तव वेदांत को उस इंसान के बारे में बता रहा था, वेदांत के चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन नजर आने लगे। अस्तव की बात सुनते ही खत्म होते ही वेदांत ने धीरे से खुद से ही कहा, अब तक जिंदा है, पर कैसे? फिर अस्तव ने वेदांत से कहा, वो रणवीर को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। तो रणवीर को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि रणवीर को खत्म करने की प्लानिंग वो बहुत पहले से बना चुका है। वेदांत ने हामी सिर हिलाया और कहा, चलता हूँ, कहकर वेदांत वहां से चला गया। अस्तव ने उसे जाते हुए देखा। क्या तुम वाकई में इन लोगों की मदद करना चाहते हो? उसी वक्त इस आवाज़ ने अस्तव का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अस्तव उस दिशा की तरफ देखा जहाँ पर धानी खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। अस्तव ने अपने कदम धानी की तरफ बढ़ा दिए और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ धानी, मैं वाकई में रणवीर की मदद करना चाहता हूँ। शायद इसे तुम मेरा स्वार्थ ही कह सकती हो, क्योंकि मेरी बहन की जान भी खतरे में है और एक रणवीर ही है जो मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता है, और मैं दिल से नहीं चाहता हूँ कि रणवीर या उसका परिवार में कोई भी नुकसान हो।
नुकसान ना हो। धानी कन्फ्यूजन से अस्तव के चेहरे को देख रही थी और उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है क्या ये वही इंसान है जिसने उसे अपने फायदे के लिए बेचा था। पर धानी ने अस्तव से कुछ नहीं कहा और मुड़कर जैसे ही जाने लगी अस्तव ने उसे रोकते हुए कहा, धानी क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? इतने दिनों से मैं इस एनजीओ में हूँ। क्या तुम्हारे दिल में एक बार भी नहीं कहा कि मैं बदल रहा हूँ? अस्तव की बात सुनकर धानी के कदम अपनी जगह रुक गई और अस्तव को बिना देखे ही कहा, दिल चाहे एक बार कह भी देना अस्तव कि तुम बदल चुके हो, पर दिमाग इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है। क्योंकि याद है ना, उस वक्त भी तुम पर कितना भरोसा किया था मैंने। अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई थी मैं, अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था मैंने, लेकिन तुमने क्या किया अस्तव? मेरे सारे सपनों को बेदर्दी से तोड़ दिया। अब तो किसी पर भी भरोसा करने से मैं डर जाती हूँ। कहते हुए धानी की आवाज़ रुक गई, जिसे अस्तव ने भी महसूस किया। धानी अब चुपचाप वहाँ से चली गई। अस्तव ने थकी हुई आवाज़ में कहा, चाहे मेरी पूरी उम्र गुजर जाए पर मैं तुम्हारी माफ़ी पाकर ही रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे वो सारे सपने पूरे कर सकूँ जो कभी तुमने मेरे साथ देखे थे। बट वो तो मर चुका था ना, वो जिंदा कैसे हो गया? रणवीर ने चौंकते हुए वेदांत की तरफ देखा और पूछा। वेदांत ने कहा, ये सब मुझे अस्तव ने बताया और क्रिस्टी भी उसी के कहने पर यह सब कर रही है। रणवीर आकर सोफे पर बैठ गया और अपना सिर पीछे की तरफ टिकाते हुए कहा, अब तो कल उसे मिलकर हर ही पता चलेगा कि आखिर वो जिंदा बचा तो बचा कैसे। और कोई बात नहीं, अगर एक बार जिंदा बच गया तो हर बार किस्मत उस पर मेहरबान नहीं होगी। तभी रुद्र जो वहीं सोफे पर बैठा हुआ था उसने हैरानी से पहले वेदांत की तरफ देखा और फिर रणवीर से पूछा, क्या तुम कल उसे मिलने वाले हो? तो रणवीर ने कहा, उसने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है, वो भी अकेले। तो वेदांत ने भी थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रणवीर, तुम उसे अकेले मिलने जाओगे? तुम पहले ऐसे अकेले नहीं जाने, तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना तुम्हारे खून का प्यासा है वो। रणवीर ने तिरछी नजरों से वेदांत की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है और अपने छुपे हुए दुश्मन को खत्म करने के लिए मुझे ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। डोंट वरी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर रुद्र ने कहा, पर हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे रणवीर, तुम्हें पता है ना वो कितना शातिर और खतरनाक है। डोंट वरी रुद्र, मैं पूरी तरह से सतर्क हूँ, चिंता मत करो, रणवीर ने कहा। वहीं रुद्र ने वेदांत की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, रणवीर किसी की बात मानता क्यों नहीं है? वेदांत ने भी बेबसी से अपना सिर नामे हिलाया। अब दोनों को ही रणवीर की कहीं ना कहीं चिंता हो रही थी, क्योंकि रणवीर एक ऐसे इंसान से अकेले मिलने जा रहा था जो बहुत ही खतरनाक था और कई सालों से रणवीर की खून का प्यासा भी था। क्या कौन है ये जो रणवीर का खून का प्यासा है? क्या आप लोग जानते हैं इसे? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर नहीं जानते हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये बंदा आखिर है कौन, जो एक बार मर भी गया था और फिर भी बचकर रणवीर के सामने दोबारा आ रहा है। शाम को रणवीर जल्दी ही घर आ गया था, क्योंकि माही को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो बार बार रणवीर को फ़ोन करके घर बुला रही थी। रणवीर जब रूम में आया तो माही रूम में ही बेचैनी से चहल कदम करती हुई उसका ही वेट कर रही थी। रणवीर के सामने देखकर माही जल्दी से उसके सीने से लग गई। रणवीर तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कुछ दिन तुम घर पर ही रहो, तुम कुछ दिन बाहर मत जाओ। पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा फील हो रहा है रणवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें मेरे पास ही रहना है। रणवीर साफ महसूस कर पा रहा था कि माही के दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। रणवीर ने उसे बैग सहलाते हुए कहा, माही रिलैक्स, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, कहकर रणवीर माही को लेकर सोफे पर बैठ गया। माही अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी, उसने कसकर रणवीर को पकड़ा हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्या तुम कुछ दिन घर पर नहीं रह सकते हो? मेरी बात मान लो रणवीर, प्लीज, रणवीर ने माही को समझाते हुए कहा। अगर मैं घर पर ही रहूंगा तो ऑफिस का काम कौन करेगा? वैसे ही ऑफिस में काफ़ी सारा काम है। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा, अब तो ठीक है ना? और बीच बीच में तुमसे फ़ोन पर भी बात करता रहूंगा। माही ने रणवीर की तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी आ गई थी, उसके चेहरे पर ही दिख रहा था कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा डरी हुई है। रणवीर ने, मैं नहीं जानती मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर जा रहे हो। माही ने रणवीर के हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, है ना? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तुम अब मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी रणवीर, वरना तुम्हारी माही मर जाएगी। रणवीर ने जल्दी से माही को अपने सीने से लगाया और उसे सर सहलाते हुए कहा, माही अपने लिए ऐसी बातें कभी भी मुंह से मत निकालना, और रणवीर और माही को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर मुझे मौत भी लेने आए ना तो मैं उसे भी हरा कर तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। माही ने रणवीर के होठों पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, तुम भी अपने लिए ऐसी बातें मत करो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, ओके जान, हम दोनों ही ऐसी बातें नहीं करते, तुम अगर ऐसे परेशान रहोगी तो हमारा ये छोटू सा बेबी भी परेशान हो जाएगा ना, तुम इसका भी तो ध्यान रखना है ना। और डॉक्टर ने क्या कहा है कि तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कहकर रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और थोड़ा सा हैरान होते हुए बोली, ओ माही यार, कितनी भारी हो गई हो तुम। माही ने चिढ़ते हुए रणवीर के सीने पर मारते हुए कहा, रणवीर मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता है। तो रणवीर ने हंसते हुए कहा, माही को आराम से बेड पर लिटाया और फिर अपनी कमर सीधी करते ये एक्टिंग करते हुए कहा,
मेरी तो कमर ही टूट गई। अभी तो पता नहीं तुम्हारा और कितना वजन बढ़ेगा, पता नहीं क्या होगा मेरा। रणवीर की बात सुनकर माही ने मुंह फुलाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर आलती पालती मार कर बैठ गई और कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम जाकर मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा रही हो। रणवीर ने माही के पीछे ही बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, अब मेरी तो ऐसी ही बीवी है ना, तो उसे मैं नहीं छेड़ूंगा तो फिर और कौन छेड़ेगा। वैसे भी किसी की हिम्मत है कि मेरी बीवी को कोई छेड़ सके। कहकर रणवीर ने प्यार से माही की गाल पर किस कर दिया तो माही ने भी अपना सिर रणवीर के सीने पर टिका लिया। रणवीर अभी भी माही को पीछे से अपनी बाहों में होल्ड किए हुए बैठा हुआ था। माही की बैक रणवीर के सीने से लगी हुई थी। माही ने रणवीर से कहा, रणवीर क्या तुम कुछ दिन ऑफिस का काम घर से नहीं कर सकते। रणवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है ऐसा करता हूँ, मेरा 2 दिन का काम है, उसे पूरा करके फिर कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तो ठीक है ना। माही ने चेहरा उठाकर पीछे की तरफ मुड़ाया और रणवीर को देखकर कहा, पक्का ना, प्रॉमिस करो। फिर वो रणवीर की तरफ घूमकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ आगे की तरफ कर लिया। रणवीर ने माही के दोनों हाथ पकड़कर बारी बारी से चूम लिया और कहा, प्रॉमिस। और मैं ये प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, वरना फिर मुझे पता नहीं कितने पाप पड़ेंगे। रणवीर ने ये कुछ इस स्टाइल में कहा था कि माही को हंसी आ गई। रणवीर ने माही के गालों को पिंच करते हुए कहा, बस ऐसे ही हंसती रहा करो, मुझे उदास माही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रणवीर ने आखिरी अपनी माही को मूड ठीक कर ही दिया था। तो दोस्तों क्या होगा, रणवीर और उस छुपे हुए इंसान का आमना सामना होगा तो क्या होगा? क्या रणवीर उस इंसान से जीत पाएगा या हो जाएगा रणवीर का अंत? ये तो हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या हो गया? माही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी कि तभी आधी सीढ़ियों पर जाकर एकदम से रुक गई। नीचे फैमिली के और लोग खड़े हुए थे, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। माही के दिल में कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था, जैसे बहुत गलत हुआ हो। अनीता जी और दादी सोफे पर बैठी हुई रो रही थी। वहीं प्रिया और सारिका उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वेदांत बड़ी ही परेशानी में खड़ा हुआ था, किसी को कॉल कर रहा था। माही अब एक सीढ़ियाँ उतरते हुए उन्हें देख रही थी और उसके दिल की धड़कनें इस वक्त किसी अनजाने डर से बहुत तेजी से धड़क रही थी। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई, क्या हुआ है? आप सब लोग ऐसे परेशान क्यों हैं? कहते हुए माही की आवाज़ कांप रही थी। तभी सभी की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई, जहाँ माही खाली नजरों से उन लोगों की तरफ देख रही थी। माही को देखकर सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव और भी ज़्यादा गहरे हो गए। अनीता जी का रोना और भी बढ़ गया। वही वेदांत जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसने माही की तरफ देखते हुए ही सामने वाले से कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और खड़ी होकर माही के पास जाने लगी, पर माही उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए बोली, बोलो ना क्या हुआ है, सब ठीक है तो है ना? रणवीर कहाँ है, बताओ ना, वो कहाँ है? माही ने सभी के तरफ देखा और पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। माही वेदांत के पास आई और कांपते हुए आवाज में पूछा, वेदांत तुम बताओ रणवीर कहाँ है, वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो, बताओ मुझे, कुछ हुआ है क्या उसके साथ? वेदांत बोला, बात बता क्यों नहीं रहे हो? कहकर माही ने वेदांत की बाह पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछा। वेदांत ने उसे शांत करवाते हुए कहा, माही तुम शांत हो जाओ, देखो इस हालत में तुम ज्यादा परेशान मत हो। तभी माही एकदम चिल्लाते हुए बोली, कैसे ना परेशान रहूं, रणवीर कहाँ है? वेदांत बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ठीक है अब मैं खुद जाऊंगी उसे ढूंढने, उसके साथ कुछ तो हुआ है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। कहकर माही गेट की तरफ भागने लगी। प्रिया ने जल्दी से आकर माही की बाह पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, माही संभालो खुद को, इस हालत में तुम कहीं जाओगी, अपनी हालत तो देखो, तुम प्रेग्नेंट हो। पर माही तो इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसने रणवीर के लिए डर लग रहा था, वो उसे देखना चाहती थी। जब तक वो उसे सही सलामत नहीं देख लेती, उसे चैन नहीं मिलने वाला था। उसने प्रिया के हाथों को अपनी बाहों से हटाते हुए कहा, छोड़ो मुझे रणवीर के पास जाना है, मुझे देखना है वो कैसा है, वो अभी तक आए क्यों नहीं, मुझे उनके पास जाना है, वह क्यों नहीं आया? कहते हुए माही ने प्रिया को खुद से दूर धक्का दिया और गेट की बाहर चली गई। प्रिया गिरती गिरती उससे पहले ही वेदांत ने उसे संभाल लिया और माही के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। प्रिया भी उसके पीछे पीछे भागी। माही की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाए। माही मेन गेट की तरफ भाग रही थी कि तभी प्रिया वेदांत दोनों ने ही उसे पकड़ लिया। माही समझने की कोशिश करो, तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती हो, वेदांत ने उसे समझाते हुए कहा। तो प्रिया ने भी वेदांत की बात का साथ देते हुए कहा, माही वेदांत सही कह रहे हैं, तुम इस हालत में नहीं जा सकती और नहीं जाना चाहिए, तुम अंदर चलो। माही उन दोनों की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी और रोते हुए चिल्ला रही थी, मैंने कहा छोड़ो मुझे मेरे रणवीर के पास जाना है। क्या हुआ है उसे? जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उन्हें कहा भी था कि वो बाहर न जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। रणवीर मैं आ रही हूँ रणवीर। माही को संभालना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं माही की ऐसी हालत देखकर प्रिया की आंखों में भी आंसू आने लगे। वो बेबसी से वेदांत की तरफ देख रही थी। तभी माही एकदम से बेसुध सी होकर लगी और कुछ ही देर में उसे अपने होश खो दिए। इससे पहले कि वो पर्स पर गिरती, वेदांत और प्रिया दोनों ने उसे संभाल लिया। वेदांत ने जल्दी से
माही को अपनी गोद में लिया और अंदर की तरफ चली गई। प्रिया भी उसके पीछे पीछे चला आए। कुछ देर बाद माही बेहोशी की हालत में सोफे पर लेटी हुई थी। वहीं डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। माही का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, देखिए ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है और इसी कंडीशन में इनका स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, वरना आगे इन्हें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सारिका जो माही के सिराने बैठी उसका सिर सहला रही थी, उसने रोते हुए कहा, पता नहीं कब तक इसे क्या सहना पड़ता है, पता नहीं कब तक इसे ये सब सहना पड़ेगा, ऐसे ये सब। तभी वेदांत का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने एक नज़र सब की तरफ देखा और अपना फ़ोन लेकर थोड़ी दूर चला गया। फ़ोन पर बात करते हुए उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी नजर आने लगी। माही को अब धीरे धीरे होश आने लगा। रणवीर, रणवीर कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ रणवीर, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। सारिका ने माही का सिर सहलाते हुए कहा, माही सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा और झटके से उठ बैठी हुई। फिर रोते हुए सारिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, दी मुझे यहाँ कोई क्यों नहीं बता रहा है कि रणवीर कहाँ है, क्या हुआ है उनके साथ? कुछ बहुत बुरा हुआ है ना? प्लीज़ मुझे बताओ कहाँ है वो। तभी वेदांत ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर माही की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तुम्हें सच बताना ही होगा माही, तुमसे अब ज़्यादा देर सच नहीं छुपा सकते। कहकर वेदांत आगे बढ़ा और उसने माही से कहा, माही रणवीर को गोली लगी है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। वेदांत की बात सुनकर कुछ पल के लिए माही एकदम से शॉक रह गई। क्या रणवीर को गोली लगी है? मैंने कहा ना कुछ हुआ है, मैं पहले ही उन्हें कह रही थी कि कहीं बाहर ना जाओ, मुझे रणवीर के पास जाना है, मुझे अभी रणवीर के पास आना है। वेदांत प्लीज़ मुझे रणवीर के पास ले जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कहकर माही गिड़गिड़ाने लगी तो वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है चलो, पर प्लीज़ तुम खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी ये सब ठीक नहीं है। माही ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, मुझे बस मेरे रणवीर के पास जाना है। सारिका ने वेदांत से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, माही को ऐसे अकेले वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। तो वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और सारिका माही को लेकर वेदांत के पीछे पीछे चली गई। वो तीनों जब हॉस्पिटल पहुंचे तो रुद्र बेचैनी से ओटी के बाहर ही चक्कर लगा रहा था। रुद्र ने जब तीनों को आते हुए देखा तो खासकर माही को, तो वेदांत से इशारे में पूछा, क्या तुमने माही को सब बता दिया? तो वेदांत ने अपनी पलकें झपकाकर इशारा ही किया, हाँ माही को सब पता है। माही जल्दी जल्दी चलते हुए रुद्र के पास आई और बोली, जीजू कहाँ है रणवीर, कैसे है वो, उसकी तबीयत ठीक तो है ना? रुद्र ने माही की कंधों पर पकड़कर बेंच पर बैठाते हुए कहा, अभी उसकी सर्जरी हो रही है, डॉक्टर बाहर आएंगे तभी पता चलेगा, तब तक तुम खुद को शांत रखो। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आए, उसने साथ साथ नर्स भी बाहर आई। डॉक्टर ने रुद्र से कहा, सर्जरी तो हमने कर दी है, लेकिन जो गोली सीने पर लगी थी वो उनके हार्ट के बहुत पास से गुजरी है, जिसकी वजह से उसके हार्ट में थोड़ी बहुत इंजरी हुई है। फिलहाल तो 48 घंटे में उनको होश में आना बहुत जरूरी है, वरना शायद वो कोमा में भी जा सकते हैं। कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर की बात सुनकर माही तो जैसे सदमे में ही चली गई। वही वेदांत रुद्र दोनों के चेहरे पर अब गहरी परेशानी के भाव आई। सारिका माही के पास बैठकर, माही देखो भगवान पर भरोसा रखो, रणवीर जल्द ही ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े खतरे से खेला है वो, तो इस खतरे से भी बाहर निकल कर आएगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुमसे दूर कैसे जा सकता है? माही ने सारिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कभी मुझे और बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे, मुझे पता है। कहकर माही ने अपने आंसू पोंछे और फिर रुद्र से कहा, जीजू क्या मैं रणवीर से मिल सकती हूँ? रुद्र ने कहा, माही मैं इस बारे में डॉक्टर से बात करता हूँ, क्योंकि अभी अभी रणवीर की सर्जरी हुई है, तो शायद डॉक्टर अभी किसी को भी उसे मिलने ना दे। तो माही ने कहा, प्लीज अब उन्हें कहिए ना मुझे मिलने दे। रुद्र ने कहा, ठीक है मैं बात करके आता हूँ। कहकर रुद्र वहां से चला गया। कुछ देर बाद रणवीर को एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त वो मशीनों से पूरी तरह से घिरा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। सारिका माही को पकड़कर रूम से बाहर अंदर लेकर आई। माही धीरे धीरे कदमों से रणवीर के बेड की तरफ गई। उसकी आंखें रणवीर के चेहरे पर ही जमी हुई थी। वो पूरी तरह से बेसुध थी। उसे तो शायद एहसास ही नहीं था कि उसकी माही उसके मिलने आई है। सारिका ने माही के बेड के बगल में ही चेयर लगाकर बैठाया और कहा, मैं बाहर ही हूँ, ठीक है माही? माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो सारिका रूम से बाहर चली गई। माही ये एकटक रणवीर को देख रही थी। उसने रणवीर का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपने गाल पर रखते हुए कहा, रणवीर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? मैंने कहा था ना तुम्हें बाहर मत जाओ, देखा ना क्या हुआ था? तुम कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानते हो, हमेशा अपने मन की ही करते हो, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसे कहते कहते माही का गला रुंध गया। माही ने रणवीर के हाथ को पकड़कर अपनी आंखें कसकर बंद गई। उसकी आंखों में आंसू बहते हुए अब रणवीर के हाथों के पीछे हिस्से पर गिर रहे थे। माही रणवीर का हाथ पकड़े हुए रो ही रही थी। रणवीर प्लीज होश में आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज रणवीर उठ जाओ, तुम्हारी माही को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आखिर किसने मारी थी रणवीर को गोली? ये तो अभी सस्पेंस ही है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या आप इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। माही काफ़ी देर तक रणवीर के हाथ को पकड़कर रोती रही। माही ने खड़े होकर रणवीर के माथे को चूम लिया और एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहा, मुझे पता है तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, तुम अपनी माही से कभी दूर नहीं जाओगे। तुमने कहा था ना कि तुम लौट कर मेरे पास आओगे, तो तुम्हें लौटना होगा रणवीर, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए। तुम्हारी माही से मैं
बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है रणवीर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माई भी मर जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए लौट आओ प्लीज़। कह कुछ देर बाद एक नर्स रूम में आई। माही अभी भी रणवीर के हाथ पर अपना सिर रखकर बैठी हुई थी। नर्स ने माही से कहा, मैम आपको बाहर जाना होगा, आप इतनी देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। माही ने खाली नज़रों से नर्स की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी। कहकर माही ने नर्स से अपनी नज़रें फेर ली। नर्स ने एक गहरी सांस ली और फिर रणवीर के ड्रिप में कुछ इंजेक्शन लगाकर रूम से बाहर चली गई। उसके बाहर ही वेट कर रही सारिका से कहा, प्लीज़ आप मैम को समझाइए कि पेशेंट को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, इतनी देर तक हम उन्हें अंदर नहीं रहने दे सकते। सारिका ने कहा, आप चाहें उसे कितना भी कहोगे ना, वो नहीं आएगी, इसीलिए आप बार बार उन्हें वहाँ से जाने के लिए ना कहें। नर्स भी समझ गई, इसीलिए वो भी वहाँ से चली गई। रुद्र ने सारिका से कहा, पर सारिका माही का इस हालत में हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है। सारिका ने कहा, तुम्हें लगता है कि माही को घर पर भी चैन आएगा? और तुमने देखा ना माही की हालत, तुम्हें पता है ना कि पास्ट में भी उसके साथ कितना कुछ हुआ है, तो वह डर से उसे रणवीर से दूर नहीं जाने देगा, इसीलिए उसे यहीं रहने दो, मैं हूं ना यहाँ पर माही को संभालने के लिए। रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं घर फोन करके आता हूँ। कहकर वो वहाँ से निकल गया। माही अब वहीं रणवीर की बेड के पास ही बैठे हुए एकटक उसे देख रही थी। अब डॉक्टर और नर्स ने भी उसे बाहर जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो भी माही की जिद के आगे हार गए थे। रात हो चुकी थी। सारिका वापस रूम में आई। माही चेयर पर ही बैठी हुई बेड पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठी थी। सारिका ने उसके कंधे पर हाथ रखे हुए कहा, माही रात को हो चुकी है, तुमने कब से कुछ नहीं खाया है, चलो थोड़ा बहुत खा लो। माही ने अपना सिर उठाकर सारिका की तरफ देखा और कहा, दी मुझे भूख नहीं है। तो सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, माही तुम बेबी के बारे में भी सोचो, और उसे भी तो भूख लगी होगी ना, और जब रणवीर को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि तुमने इतनी लापरवाही की है, तो सोचो वो तुम्हारी इस लापरवाही के लिए कितना डांटेंगे। माही ने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा और कहा, आप सही कह रही है दी, रणवीर को बहुत गुस्सा आएगा, मैं नहीं चाहती रणवीर मुझसे गुस्सा हो जाए। कहकर माही चेयर से खड़ी हुई और सारिका के साथ रूम से बाहर चली गई। इसी रूम के बगल वाले रूम में सारिका माही को ले आई। सारिका ने पहले ही माही के लिए खाना मंगवा लिया था और उसे टेबल पर लगा दिया। सारिका माही के लिए खाना सर्व करते हुए बोली, तुम चिंता मत करो माही, तुम जानती हो ना रणवीर को, वो तुम्हें दूर रह ही नहीं सकता, देख लेना बहुत जल्दी होश में आ जाएगा रणवीर। माही सारिका की बातें सिर्फ सुन रही थी। सारिका ने प्लेट माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो जल्दी से खाना खा लो, थोड़ा आराम भी कर लेना। पर माही तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सारिका ने एक गहरी सांस ली और खुद माही के बगल में बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। माही सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रही थी। उसे ना तो इस वक्त भूख का एहसास था और ना ही प्यास का। कुछ देर बाद सारिका ने माही का खाना खिला दिया और फिर उसकी मेडिसिन भी उसे निकाल कर दे दी, जो सारिका ने घर से मंगवा ली थी। माही ने पानी के साथ मेडिसिन ले ली और फिर खड़े होते हुए कहा, ठीक है दी, अब मैं रणवीर के पास जा रही हूँ। तो सारिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, माही रुको, रात बहुत हो रही है, तुम आराम कर लो, तुम सुबह रणवीर के पास चली जाना। माही ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं दी, वहाँ रणवीर रूम में अकेला है और इस हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उसी के पास जा रही हूँ। सारिका भी समझ गई कि माही नहीं मानेगी, इसलिए उसने भी अब ज़्यादा जिद नहीं की। माही वापस आकर रूम में ही रणवीर की बगल वाली चेयर पर बैठ गई और उसके पास वापस रणवीर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से उसके हाथ को सहलाने लगी। बैठे बैठे ही माही को भी नींद आने लगी, इसीलिए उसने अपना सिर बेड पर ही टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। 3 दिन बीत चुके थे, पर रणवीर अभी तक होश में नहीं आया था, जिस वजह से सभी अब टेंशन में आ गए थे कि कहीं रणवीर कोमा में ना चला जाए। वहीं माही 3 दिन से घर नहीं गई थी। उसने एक पल के लिए भी रणवीर को अकेला नहीं छोड़ा था। उसने सबसे साफ शब्दों में कह दिया था, जब तक रणवीर को होश नहीं आएगा वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए उसकी जिद के आगे सभी को हार मान ली थी। जहाँ डॉक्टर ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब शायद रणवीर को कभी होश नहीं आएगा, वहीं माही को पूरी भरोसा था कि रणवीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जल्द ही उसे होश आएगा। माही रणवीर के बगल में ही बेड पर बैठी हुई थी और उसने अपना सिर रणवीर के कंधे पर टिकाया लिया और रोते हुए कहा, तुम्हें पता है रणवीर, सब कह रहे हैं कि तुम्हें होश नहीं आएगा, सब झूठे हैं। मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम मुझे महसूस भी कर पा रहे हो, पर ये बातें डॉक्टर को कौन समझाए। फिर माही ने रणवीर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, अब बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें ऐसे बेहोश हुए, अब चुपचाप से जल्दी से जाग जाओ। देखो हमारा बेबी भी कह रहा है कि डैड आप जल्दी ठीक हो जाओ, मुझसे बात कीजिए। कहकर माही ने रणवीर का हाथ अपनी टमी पर रखा। शायद उसका बेबी भी यही चाहता था कि उसके डैड जल्दी होश में आए, इसीलिए रणवीर का हाथ टच महसूस होते ही बच्चे ने हल्की सी मुंह की, जिसके महसूस कर माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसने रणवीर से कहा, देखा रणवीर, अब तो बेबी भी कह रहा है डैडी जल्दी से होश में आओ, और तुमने मुझसे वादा किया था ना कि बेबी के डिलीवरी के वक्त मेरे साथ रहोगे और अपने बेबी को सबसे पहले तुम अपनी गोद में उठाओगे, तो अपना वादा पूरा करो ना रणवीर, क्या फिर तुम मुझे अकेले ही छोड़ दोगे। माही रणवीर की ऐसी शिकायत कर रही थी जैसे रणवीर अभी उसकी सभी बातों का जवाब देगा, पर शायद ये माही का विश्वास ही था, जो उसे यही लगा रहा था कि रणवीर बहुत जल्द होश में आ जाएगा। इसीलिए 3 दिन की तरह अब ये रात भी बीतने को थी, पर माही की आंखों में नींद नहीं थी। वो अभी भी रणवीर से ही बात की जा रही थी। बैठे बैठे माही थक गई थी, इसीलिए वो रणवीर के ही बगल में लेट गई, उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। रणवीर की कमर में अपनी बाहें लपेटे हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर उसे सुकून तो रणवीर के पास ही मिलता था। हालांकि रणवीर ने उसे कई बार कहा था कि वो बगल वाले रूम
हालांकि सारिका ने उसे कई बार कहा था कि वो बगल वाले रूम में जाकर आराम कर ले, पर भला माही को रणवीर से दूर आराम मिलता भी कैसे? उसका आराम तो यहाँ था। कुछ ही देर में माही को नींद आ गई। माही एक पार्क में एक बेंच पर बैठी हुई वहाँ खिले हुए खूबसूरत फूलों को देख रही थी। पार्क में हल्की हल्की सी धुंधली सी छाया हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना था। तभी माही को एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। माही ने अपने बगल में बैठे हुए इंसान की तरफ देखा। उसने देखा उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। बाबा आप यहाँ? माही के बगल में ही उसके बाबा बैठे हुए थे। गंगाधर जी ने माही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो ना, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। तो माही ने अपना सिर अपने बाबा के कंधे पर टिका लिया और रुआसी आवाज में बोली, हाँ बाबा, आपको पता है रणवीर मुझसे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं कब से उनका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, पर वो है कि आए ही नहीं। तो माही के बाबा ने हंसते हुए कहा, भला वो तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएगा? माही ने रोंदू सी शक्ल बनाकर अपने पापा को देखा और कहा, आपको नहीं पता बाबा, 3-4 दिन हो गए हैं, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि वो मेरे पास लौट के आएंगे, पर अभी तक आए ही नहीं। बाबा आपके दामाद जी बहुत बुरे हैं, सच में मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। गंगाधर जी ने हंसते हुए कहा, नहीं माई, मेरे दामाद जी मेरी बिटिया को कितना प्यार करते हैं ये मुझे अच्छे से पता है, और वो कभी भी मेरी गुड़िया को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। माही ने मुंह फुलाते हुए अपने हाथ बांध लिए और कहा, बाबा ये क्या बात होती है भला? अपनी गुड़िया से ज़्यादा अपनी जमाई की बात का भरोसा कर रहे हो? आपको नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा चालाक हैं, हमेशा मुझे बुद्धू बनाते रहते हैं। तो गंगाधर जी ने कहा, मैं ऐसे ही दामाद जी पर भरोसा नहीं करता हूँ माई, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। माही ने हैरानी से पूछा, आपको क्या पता बाबा, क्या वो आपसे मिले थे? तो गंगाधर जी ने खड़े होते हुए कहा, मिले थे, बल्कि वो तो मेरे साथ ही है आए हैं। तो माही ने भी जल्दी से खड़े होकर अपने आसपास देखते हुए कहा, क्या साथ में आए हैं? कहाँ है वो? मैं यहाँ उनका इंतजार कर रही हूँ और वो आपसे मिलने चले गए। आने दो, उन्हें मैं अच्छे से खबर लूंगी इनकी। बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अच्छे से खबर लेना, पहले चलो उसे मिलवा तो दूँ। माही ने भी अपना हाथ अपने बाबा के हाथ में दे दिया। उसके बाबा उसके लेकर थोड़ी दूर तक गए। वहाँ पार्क में एक जगह पर बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जहाँ पर झरना बह रहा था और तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही थी। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे उसे एक शख्स उसकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ नजर आया, पर माही उसे पहचान गई। रणवीर, ये यहाँ मेरा वेट कर रहे हैं और मैं वहाँ बैठी हुई कब से उनके आने का वेट कर रही थी। देख लिया ना बाबा, ऐसे ही परेशान करते हैं मुझे। कहकर माही ने अपने बाबा की तरफ देखा तो गंगाधर जी ने कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी शिकायत ही करती रहोगी या फिर अपने रणवीर से मिलोगी भी? वो काफ़ी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी का पार्ट? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। माही ने आंखों में चमक लिए अपने बाबा की तरफ देखा और कहा, हाँ बाबा, मैं अभी जाती हूँ उनसे मिलने। कहकर माही भागते हुए रणवीर के पास गई। रणवीर अभी भी माही की तरफ पीठ किए हुए ही खड़ा था। माही ने रणवीर के पीछे से ही हक कर लिया और अपना चेहरा रणवीर की पीठ से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम हो कि किसी न किसी तरह से मुझे परेशान करते ही रहते हो। फिर माही रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और रणवीर का हाथ पकड़ते हुए बोली, पर अब मैं तुम्हें इतना कसकर कर रखूंगी कि तुम कहीं नहीं जा पाओगे। रणवीर स्माइल करते हुए माही की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में माही के लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। वो माही की आंखों में तड़प साफ देख पा रहा था। रणवीर ने अपना एक हाथ माही के गाल पर रखा और माही के फोरहेड को चूमते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है माही मुझे बांधने के लिए। वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देगा। आखिर रणवीर और माही को अलग करना इतना भी आसान नहीं है। रणवीर की बात सुनकर माही ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, हाँ रणवीर, रणवीर के बिना माही अधूरी है और माही के बिना रणवीर अधूरा है। इसीलिए कभी भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत, और अगर जाना हो ना तो अपनी माही को साथ में लेकर जाना। तुम जिस दुनिया में रहोगे तुम्हारी माही तुम्हारे साथ ही रहेगी हमेशा। कहकर माही ने अपना सिर रणवीर के सीने से टिका लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। माही ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलकर देखा तो अब वो किसी पार्क में नहीं बल्कि हॉस्पिटल के रूम में थी। रणवीर के बगल में उसी के बेड पर उसके कंधे पर सिर रखे हुए लेटी हुई थी। माही ने रणवीर के चेहरे की तरफ देखा, तब उसे समझ आया कि अभी तक वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। लेकिन तभी उसके रणवीर के होठ हल्के से हिलते हुए महसूस हुए, जिसे देखकर माही की आंखों में एक चमक आ गई। उसने जल्दी से अपने कान रणवीर के होठों के पास किए और उसकी बात सुनने लगी। रणवीर बेहोशी में ही माही का नाम पुकार रहा था। यह सुनकर माही के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि रणवीर धीरे धीरे होश में आ रहा है। उसने जल्दी से बेड की साइड का एक बटन प्रेस कर दिया और बेड से उतरकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में डॉक्टर और बाकी नर्स भी वहां आ गई। डॉक्टर जल्दी से रणवीर का चेकअप करने लगी। माही थोड़ी दूरी खड़ी होकर बेचैन नजरों से उसे देखने लगी। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने माही से कहा, मिस्टर कपूर को कभी भी होश आ सकता है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, खतरा टल चुका है। डॉक्टर का यह कहना था कि माही की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। माही ने आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़कर हुए कहा, हे महादेव, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे रणवीर मुझे वापस लौटाने के लिए। फिर माही ने डॉक्टर से कहा, थैंक्स डॉक्टर, मुझे इतना अच्छी न्यूज़ सुनाने के लिए।
डॉक्टर ने बाहर मौजूद रुद्र, वेदांत, सारिका को भी ये न्यूज़ दी, जिसे सुनकर उन सबके चेहरे पर भी खुशी आ गई। माही ने रणवीर का हाथ दोबारा थाम लिया और वहीं रणवीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसकी माही खड़ी थी, जिसे वो बेहोशी में ही पुकार रहा था। माही को देखकर रणवीर धीरे से कहा, माही। तो माही ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ रणवीर, मैं तुम्हारे माही, कहकर माही ने रणवीर का हाथ को चूम लिया। अब तक रुद्र, वेदांत और सारिका भी अंदर आ गए थे। सारिका की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वहीं रुद्र और वेदांत के चेहरे पर भी एक राहत की स्माइल थी। वेदांत ने खुश होते हुए कहा, थैंक गॉड रणवीर, तुम्हें होश आ गया। तुम नहीं जानते ये कुछ दिन हमारे लिए कितने टेंशन निकले हैं। रणवीर ने भी उन तीनों की तरफ देखा। नर्स ने रणवीर के बेड को थोड़ा सेट कर दिया था, जिससे रणवीर आसानी से बैठ पा रहा था। माही रणवीर के ही बगल में बैठी हुई रणवीर के कंधे पर सिर टिकाए हुए बैठी थी। रणवीर ने माही से कहा, माही क्या तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल में ही हो? तो माही ने कहा, और नहीं तो क्या, तो क्या मैं घर रहूंगी? तो रणवीर ने कहा, माही तुम्हें इस हालत में हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत के बारे में। माही ने शिकायत लहजे में कहा, अगर तुम मेरी बात मान जाती तो ये नौबत ही नहीं आती ना रणवीर की मुझे हॉस्पिटल आना पड़े। माही का एक बार फिर से शिकायत करना रणवीर के फेस पर स्माइल ले आया। वहीं सारिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है रणवीर, तुम्हारी माही सभी डॉक्टरों और नर्स से लड़ पड़ी थी, वो भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फिर वेदांत ने माही से कहा, माही ये तुम्हारा प्यार ही है जो रणवीर पर आया। इतना बड़ा खतरा टल गया और रणवीर इतने बड़े खतरे से लड़कर वापस लौट आया। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, कहकर वेदांत रूम से बाहर चला गया। वहीं रुद्र ने रणवीर से कहा, मैं घर पर सबको बताकर आता हूँ, घर पर सब कुछ बहुत परेशान है, कहकर रुद्र भी कॉल करने के लिए रूम से बाहर चला गया। सारिका ने इस वक्त रणवीर और माही को अकेला छोड़ना ही ठीक समझा, इसीलिए वो भी रूम से बाहर चले गई। अब रूम में रणवीर और माही ही बचे हुए थे। माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ये 3 दिन मैंने कैसे निकाले हैं, हर पल मर मर कर जी हूँ, कहते हुए माही की आंखों में आंसू बहने लगे। रणवीर ने अपने अंगूठे से माही के गालों पर बहे आंसू को साफ किया और कहा, बस करो जान, अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ ना, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस तो किया था मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और मेरी इतनी मजाल कि मैं माही के किए हुए प्रॉमिस को तोड़ूं, मुझे पाप नहीं पड़ेगा क्या? रणवीर ने ये कुछ इस तरीके से कहा कि माही को हंसी आ गई। माही ने अपना सिर रणवीर के सीने पर टिका लिया था और तभी रणवीर के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। आउच! माही ने घबराकर पीछे हो गई और सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे आदत है ना। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं माही, अच्छा तुम अपनी दवाइयाँ तो वक्त पर ले रही हो ना? तो माही ने कहा, हाँ वो सारिका दी मुझे जबरदस्ती मेडिसिन दे देती है, आखिर तुम्हारे बच्चे का ध्यान भी तो रखना था ना मुझे, वरना तुम तो मुझे ही डांटे रहते। रणवीर ने प्यार से माही के टमी पर हाथ रखा तो माही ने कहा, तुम्हें पता है रणवीर, तुम्हारे छोटू बेबी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया, क्योंकि इसके डैड ने बहुत दिन से इसी बात जो नहीं की थी। तो रणवीर ने प्यार से अपने छोटू बेबी से कहा, बेबी सॉरी, डैड थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से तुमसे बात नहीं कर पाए। शायद छोटू बेबी ने भी अपने डैड की बात सुन ली थी, इसीलिए उसने भी रिएक्ट किया और किक करके अपनी मूवमेंट का एहसास करवाया, जिसे महसूस करके रणवीर के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उसे हाथ को चूम लिया, जिसे हाथ को रणवीर ने माही की टमी पर रखा हुआ था। फिर रणवीर ने माही से कहा, माही जब तुम घर चली जाओगी, तुम काफ़ी वक्त से यहाँ हो ना, घर पर माहिर और हीर को भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे। तो माही ने कहा, मैं रोज़ उसे वीडियो कॉल पर बात करती रहती हूँ और हमने अभी तक दोनों बच्चों को बताया नहीं है कि तुम इंजर्ड हो गए हो, वरना वो भी बहुत घबरा जाते। माँ ने उन्हें बताया है कि मैं आपके साथ में किसी विदेश टूर पर गई हुई हूँ। तो रणवीर ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो ये तुमने अच्छा किया कि तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया। तभी नर्स रूम में आई और नर्स ने रणवीर के हाथ पर इंजेक्शन लगाते हुए कहा, सर आपको ज़्यादा देर बैठना अलाउड नहीं है, इसीलिए आप लेट जाइए और आप जितना आराम करेंगे उतना जल्दी ही आप ठीक होंगे, कहकर नर्स बेड को वापस एडजस्ट कर दिया, जिसे रणवीर लेट गया। माही ने नर्स से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। माही ने फिर रणवीर से कहा, रणवीर अब तुम वापस सो जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस जाओ। रणवीर भी इस पर काफ़ी वीकनेस फील कर रहा था, इसीलिए उसने भी अपनी आंख बंद कर ली और डॉक्टर के दे इंजेक्शन की वजह से उसे जल्दी से नींद आ गई। कुछ दिनों बाद ही रणवीर को हॉस्टल से डिस्चार्ज मिल गया था। रणवीर के जख्म भी अब काफ़ी तेज़ी से भर रहे थे और रणवीर ने काफ़ी जल्दी ही रिकवर कर लिया था। अब वो घर में ही ऑफिस का वर्क देखा रहा था। हालांकि इस बात पर माही उसे कई बार डांट भी चुकी थी और कि उसे सिर्फ आराम करना चाहिए अब जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। लेकिन काफ़ी दिनों से रणवीर ऑफिस नहीं गया था, तो इसीलिए उसका काफ़ी सारा वर्क पेंडिंग था और ये वर्क ऐसे था जिसे वो किसी और पर डाल भी नहीं सकता था, जिसे उसे खुद ही कंप्लीट करना था। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद माही को लेबर पेन शुरू हो चुका था और उसे स्ट्रेचर पर लेकर लेबर रूम में ले जाया गया। वहीं रणवीर भी उसके पीछे रूम में जा ही रहा था कि तभी नर्स ने उसे रोकते हुए कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते, आपका अंदर जाना अलाउड नहीं है। नर्स का ऐसा रोकना रणवीर को पसंद नहीं आया। उसने घूरकर नर्स को देखा, कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मेरी बीवी अंदर है और मैं अंदर जरूर जाऊंगा, कहकर वो जैसे ही अंदर जाने लगा तो नर्स ने उसे इस बार रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, प्लीज सर समझिए, आपका अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो रणवीर ने गुस्से से नर्स को कुछ ऐसे देखा जिसे नर्स डर कर 2 कदम पीछे हट गई और रणवीर लेबर रूम के अंदर चला गया। वहीं वेदांत ने नर्स को समझाते हुए कहा कि आप के समझाने से कुछ नहीं होगा, अगर उसे ठान लिया है कि इस वक्त अपनी बीबी के पास रहेगा तो मतलब रहेगा, इसीलिए आप प्लीज एफर्ट लगाना बंद कीजिए। माही अंदर दर्द से तड़प रही थी और रोते हुए बार बार रणवीर का नाम ले रही थी। रणवीर ने जल्दी से आकर माही का हाथ को थाम लिया और उसे बालों को सहलाते हुए कहा, बेबी
मैं तुम्हारे पास ही हूँ, सब ठीक होगा, तुम घबराओ मत। वहीं लेडी डॉक्टर ने रणवीर की तरफ देखा, वो कुछ कहने वाली थी, उसने पहले ही रणवीर ने उसे वार्निंग वाला लुक दिया, जिसे देखकर उसकी बात उसके मुंह के अंदर ही रह गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल कपूर एम्पायर का ही था। इसीलिए वहाँ के सब लोग अच्छे से रणवीर के गुस्से वाले नेचर को जानते थे। वो नर्स गई नहीं थी, इसीलिए वो शायद इस बात को नहीं जानती थी। तो दोस्तों, क्या होगा माही को बेबी गर्ल या बॉय, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और कैसे होगी माही की डिलीवरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।